राजपुर गांव की मिट्टी आज भी वैसी ही थी, सूखी, प्यास से पड़ी दरारों वाली, जैसे सालों से किसी ने उसका हाल ना पूछा हो। लेकिन उसके एक कोने में एक ऐसा किसान था जो जमीन से नहीं, खुद से लड़ रहा था। उस किसान का नाम था किशन। परिश्रमी, लेकिन अपने ही परिश्रम पर घमंड करने वाला। उसके परिवार में उसकी पत्नी गंगा और एक 10 साल का बेटा था, जो एक मिट्टी की दीवार से बनी झोपड़ी में रहते थे और उसके आंगन में 2 बैल और एक बकरी बंधे होते थे। सुबह के सूरज की किरणें जब खेतों को चूमती, किशन तब उठ चुका होता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह को किशन घर से बाहर बैठकर बीज साफ कर रहा था। तभी अंदर से उसकी पत्नी गंगा की आवाज आई। किशन, सुनो जरा, आज सुबह से फिर कुछ नहीं बना है। गेहूं तो खत्म हो चुका है और ये बकरी भी दुबली होती जा रही है। मैंने बोला था ना, इस बार खेत में इतनी फसल उगाऊंगा कि पूरा गांव देखेगा। सब देखेंगे कि मेहनत क्या होती है। सिर्फ मेहनत से नहीं किशन, जमीन को भी थोड़ा वक्त, थोड़ा पानी और थोड़ा धैर्य चाहिए। बस अब तू भी वही बात कहेगी जो गांव वाले कहते हैं। सबको लगता है कि किशन पागल हो गया है क्योंकि सूखे खेत में खेत बो रहा है, पर एक दिन यही लोग मेरी टोकरियां भर भर के देखेंगे। गांव का हर किसान इस बार खेत खाली छोड़ चुका था क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार सूखा पड़ रहा था और इस बार तो 3 महीने तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। लेकिन इसके बावजूद किशन ने 5 बीघा जमीन जोत दी। खुद के पास बीज नहीं थे तो सोने की नथ बेचकर बीज खरीदे और बिना पानी के ही बीज बो दिए। दोपहर का समय था। खेत पर किशन अकेला काम कर रहा था। तभी वहाँ लाठी के सहारे हरिराम काका आ पहुँचते हैं। किशन बेटा, इतनी गर्मी में अकेले, और वो भी ऐसी जमीन में जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं। काका, आप पुराने जमाने के आदमी हो। तब की जमीनें अलग थीं और तब के किसान भी, लेकिन अब समय मेहनत और हिम्मत का है। अगर हम डर के खेत छोड़ दें तो खेती जिंदा कैसे रहे। कभी जमीन भी थक जाती है बेटा, वो भी आराम चाहती है। सूखी मिट्टी को जिद नहीं, ममता से समझना पड़ता है। मैं जमीन से डरने वालों में से नहीं काका। मेरी मेहनत से जमीन फूटेगी, आप देखिएगा। गांव के बाकी किसान किशन को चुपचाप देखते, कभी सर हिलाते तो कभी मुस्कुराते। कुछ लोग उसे पागल समझते थे, कुछ घमंडी, लेकिन किशन को लगता था वो असली किसान है। बाकी सब हार मान चुके हैं। रात का समय था। किशन के घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा चूल्हे के पास बैठकर किशन की राह देख रहे थे। माँ, आज दाल भी नहीं बनाई। बेटा, आज सिर्फ पानी में चावल उबाल रही हूँ, पर जब बाबा की फसल आएगी तब खूब खाना बनाएंगे। बाबा कब लाएंगे फसल? क्या सूखी जमीन में फसल सच में उगेगी माँ? काश मुझे भी भरोसा होता। तभी किशन खेत से थका हुआ घर पहुंचा। तीनों आपस में बिना बात करे ही भोजन करने बैठ गए। किशन उस रात भी नहीं सो सका। उसकी आंखें छत से बाहर आसमान पर टिकी रही, क्योंकि उसने खुद से एक वादा किया था कि इस बार जीत के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह किशन फिर खेत पर गया। धरती वैसे ही चुप थी। बीजों में कोई हरकत नहीं थी, ना पानी, ना बादल, ना कोई आस। और तभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक अजनबी साधु की आवाज हवा में गूंजती हुई किशन के कानों तक आई। तू जमीन से लड़ रहा है किशन। जमीन से लड़ाई नहीं होती, संवाद से होती है। ये आवाज सुनकर किशन हैरान होकर चौंकते हुए आसपास देखने लगा। तभी उसे थोड़ी दूर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे साधु दिखे। किशन उस साधु के पास जाकर बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? और आपने जो ये बात कही उसका क्या मतलब? मैं बहुत समय से देख रहा हूँ तुझे। तुझ में मेहनत है, लेकिन अब घमंड भी आ गया है। घमंड खेत में घास उगा सकता है बेटा, अनाज नहीं।
आप सबको यही लगता है, मेहनत करने वाला घमंडी है। तो क्या खेत ना बोता, भूख में रोता रहता क्या? मैंने सब कुछ दांव पर लगाया है। तू किसान है, लेकिन तूने खेती से ज्यादा खुद को उगाने की कोशिश की है। खेत जरूर बो, उम्मीद रख, पर ये मत भूल, जमीन भी इज्जत चाहती है। किशन कुछ पल चुप रहा और फिर बिना कुछ बोले और जवाब दिए वहां से चला गया। घर लौटकर किशन पहली बार चुप था। वो बिना कुछ बोले खटिए पर जाकर लेट गया। ये देखकर गंगा ने उससे पूछा, क्या हुआ किशन, जमीन क्या बोली आज? कुछ नहीं, आज वो भी चुप थी। शायद मेरी तरह थक गई है। किशन को अब जमीन की खामोशी समझ आने लगी थी। वो जमीन जिसे वो जीतने चला था, अब उसका चेहरा पड़ रही थी। पहली बार खेत उसे बेजान नहीं बल्कि नाराज लग रहे थे। दूसरे दिन सुबह किशन खेत में बैठा मिट्टी की दरारों को हाथ से सहला रहा था। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छीना, सिर्फ मांगा है। अपने हाथों से तुझे जोता, सींचा। क्या इतनी मेहनत भी अब कुछ नहीं लगती तुझे? तभी पीछे से हरिराम काका की आवाज आती है। जमीन नाराज नहीं है बेटा, वो बस तुझे आईना दिखा रही है कि जिद और मेहनत में कितना फर्क होता है। तो अब आप भी वही कहेंगे जो सब कहते हैं। सबका कहना है कि मैंने घमंड किया, पर ये कोई नहीं देखता कि मैं भूखा नहीं सोना चाहता था। क्या अपने परिवार को बचाने में भी घमंड हो गया? बेटा, भूख मिटाने के लिए मेहनत करना समझदारी है, पर अगर सब कुछ मिटाकर सिर्फ अपने हक की बात की जाए तो वो मेहनत नहीं, जुनून बन जाती है। और जुनून कई बार आदमी को अकेला छोड़ देता है। इतना कहकर हरिराम काका चले गए, लेकिन उनकी बातें मिट्टी में बस गई। किशन ने दिन भर खेत में रहकर दरारों में उंगलियां घुमाई। उसे लगा जैसे मिट्टी कुछ कहना चाहती है, पर फिर वही सन्नाटा। किशन का खेत अभी भी सूखा पड़ा है। सूखा नहीं है, उसका माथा भी अब तपने लगा है। सुबह शाम वहीं बैठा रहता है, जैसे जमीन जवाब दे देगी। पहले जब किशन बोला करता था मैं अकेला पूरा गांव हिला सकता हूँ, तब सब उसकी हिम्मत की दाद देते थे। अब जब वही हिम्मत घमंड बन गई तो देखो कहाँ पहुँचा। गांव में लोग अब खुलकर किशन का मजाक नहीं उड़ाते थे, लेकिन आपस में धीरे धीरे बात जरूर होती थी। उसके घर के बाहर अब कोई नहीं आता था, ना कोई बच्चा खेलने जाता और ना कोई बुजुर्ग बात करने। उस रात को झोपड़ी के अंदर किशन, गंगा और भोला साथ बैठे थे। ये लो, आज पानी थोड़ा ज्यादा लाना पड़ा। गांव का कुआं भी अब आधा रह गया है। बाबा, क्या हमारी जमीन मर गई? नहीं बेटा, वो सो रही है बस। थोड़ी देर में उठेगी और फिर तुम्हारे लिए भर के रोटी लगाएगी। किशन, कभी कभी सोई हुई जमीन से पहले आदमी के अंदर का कुछ जगाना जरूरी होता है। तुम भी अब ताने मारने लगी गंगा? ताने नहीं, बस ऐसे ही बता रही हूँ। तुम जिसे खेत समझती हो, वो दरअसल तुम्हारा घमंड उगा रहा है, फसल नहीं। ये सुनकर किशन बिना कुछ बोले चला गया और रात भर बाहर बैठा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे और बादलों का नामो निशान नहीं था। दूसरे दिन सुबह किशन खेत पर गया। आज मिट्टी पहले से हल्की लगने लगी थी, जैसे किसी ने उसके भीतर से कोई भार उठा लिया हो। और फिर आसमान में पहली बूंद गिरी। जमीन पर गिरते ही वो बूंद धूप में भाप बनकर उड़ गई, लेकिन फिर दूसरी, तीसरी और देखते देखते एक हल्की सी बारिश शुरू हुई। गांव के लोग छत से देख रहे थे। गंगा बाहर दौड़ी और आवाज दी, किशन, बारिश! किशन, देखो ऊपर देखो। माँ, देखो, मैं भाग गया। लेकिन किशन वहीं बैठा रहा, भीगता रहा, मिट्टी में हाथ डालता रहा और उसकी आंखों से आंसू झरते रहे। पहली बार कोई उसकी मेहनत पर नहीं, उसके टूटने पर भीग रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। गांव में मिट्टी की सौंधी महक भर जाती है। हरिराम काका किशन के पास आकर कहते हैं, किशन, भगवान देर करता है, अंधा नहीं होता। तू अपनी जमीन से माफी मांग ले बेटा, शायद अब फसल भी माफ कर दे। काका, आज पहली बार मुझे जमीन ने सुना है, लेकिन आज मैंने भी
उसे पहली बार समझा है। किशन का चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। अब वहाँ गर्व की जगह नमी थी। उसके खेत की मिट्टी में हलचल हुई, जैसे बीज ने अंगड़ाई ली हो। कुछ लोग किशन के खेत की ओर देखकर बोलते हैं, अरे उसके खेत में हरियाली दिखाई दी क्या? हाँ, लगता है कुछ अंकुर निकले हैं। अब देखना है कि किशन का खेत हरा होता है या फिर वही जमीन उसका हिसाब चुकाती है। अब खेत बोया जा चुका था। घमंड की जड़ें अब थोड़ी ढीली हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। कुछ हफ्ते बीते। मिट्टी की दरारों में जो बीज दबे थे अब हरी पत्तियों की शक्ल में बाहर झांकने लगे। गांव की सूखी पंगडंडियों के बीच अब किशन का खेत दूर से जीवन का टुकड़ा दिखता था, जैसे सूखी आंखों में कोई पुरानी यादें हों। दूसरे दिन सुबह किशन हल्की मुस्कान लिए खेत के बीच खड़ा था। वो जमीन को देखते हुए उससे कहता है, देखा तूने, मैंने कहा था ना, तू सुनेगी मेरी। मैं तुझसे लड़ नहीं रहा था, बस तुझे जगाना चाहता था। जमीन की पूजा करने के लिए गंगा पीछे से हाथ में थाली लिए आती है। सुन तो लिया जमीन ने, अब तुम्हारे अंदर की जमीन कब सुनेगी? मतलब ये कि अब तुम खुद को भगवान मत समझ बैठना किशन। फसल उगी है वो ठीक है, पर क्या तुम वाकई बदल गए हो? तू तो अब भी वही बात कहती है, कोई तारीफ नहीं, बस ताने। ऐसा कहकर किशन वहाँ से चला गया। अब गांव वालों ने भी किशन के खेत की ये हरियाली देख ली थी। अब जिन आंखों में पहले हंसी और शक था, अब वहाँ जिज्ञासा और थोड़ी ईर्ष्या थी। किशन का खेत तो सच में हरा हो गया, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। हाँ, वो कहता था मैं अकेला किसान हूँ। अब लग रहा है कि उसकी बात सही थी। उसके जैसे खेत और किसी के नहीं होंगे, बाकी सब खेत वैसे के वैसे सूखे पड़े हैं। धीरे धीरे गांव के लोग किशन के पास वापस आने लगे, कोई सलाह मांगने, कोई बीज मांगने, तो कोई उम्मीद लेकर। एक दिन दोपहर को जब किशन अपने खेत के पास खड़ा था, तभी वहाँ पर दो गांव वाले किशन से मदद मांगने आए। किशन भैया, हमें भी बताओ कि तुमने कौन से बीज डाले थे। हमारे खेतों में अब भी हरियाली नहीं है, क्या तुम कुछ बीज दे सकते हो? अब सबको किशन याद आ रहा है। जब मैं अकेला खेत में बीज बो रहा था, तो अब तो सब हंसते थे। अब पौधे निकले हैं तो सब आ गए बीज मांगने। नहीं भैया, हम तो बस आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। आप जैसी मेहनत करने की आदत सब में कहाँ है? मेहनत नहीं, हिम्मत चाहिए, हिम्मत, जो तुम लोगों में नहीं थी। मैंने अपने दम पर यह खेत हरा किया। बीज तो सबके पास थे, लेकिन हिम्मत सिर्फ मेरे पास थी। गांव वाले चुपचाप वहाँ पास लौट गए। किशन की बातों में अब फिर वही पुराना रंग आने लगा था। शाम का समय था। घर पर गंगा कपड़े धो रही थी। भोला मिट्टी में खेल रहा था। भोला, अंदर आजा बेटा, बारिश फिर आई तो बीमार हो जाएगा। माँ, बाबा ने कहा है अब तो खेत में सारा गांव हमारा नाम देखेगा। खेत हरा हो गया बेटा, पर नाम तो तब होता है जब लोगों को साथ लेकर चला जाए। किशन खेत से लौटकर घर में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। गंगा, आज कई सारे लोग मुझसे बीज मांगने आए थे। अब देखना, ये गांव मेरी इज्जत के लिए मेरे आसपास घूमेगा। इज्जत दूसरों की सेवा से आती है किशन, तिरस्कार से नहीं। अब तू भी ज्ञान देने लगी। पहले भूख में बोलती थी कि फसल नहीं हो रही है, अब हो रही है तो कहती है मैं बदल गया हूँ। क्या करूँ फिर? बोल, क्या करूँ? बस एक बार दूसरों की मदद करके देखो, शायद जमीन से ज्यादा सुकून तुम्हें दिल से मिलेगा। गांव में अब लोग किशन के पास दोबारा आने से डरने लगे थे। अगले दिन हरिराम काका ने किशन को खेत पर बुलाया। किशन बेटा, जो बीज तूने जमीन में डाले थे वो तो उगाए। अब एक बार इंसानियत का बीज भी डाल दे, कुछ खेत और कुछ दिल हरे हो जाएं। काका, अब सबको लगता है कि मैं बदल सकता हूँ। क्या मेरी मेहनत भी अब गुनाह है? मेहनत गुनाह नहीं बेटा, पर मेहनत पर घमंड करना खुद को भगवान मानने जैसा है।
तेरी जमीन हरी हुई है, अच्छा है। अब कुछ हरियाली दूसरों में बांट, तभी सच्चा किसान कहलाएगा। किशन कुछ देर चुप रहा, पर फिर उसकी आंखों में वही चमक लौट आई, सब मुझसे सीखेंगे वाली। और बिना कुछ बोले और जवाब दिए वहां से अपने खेत की ओर चला गया। उस रात किशन ने अपने खेत की मेड़ पर एक पत्थर गाड़ा, जिस पर लिखा किशन का खेत, मेहनत का प्रमाण। अगली सुबह गांव वाले जब उसके खेत के पास से जा रहे थे, तभी उन्होंने उस पत्थर को देखा। किशन अब नाम भी पत्थर पर गुदवाने लगा। लगता है भगवान बनने में देर नहीं अब। फसल तो आई है, पर अगर इसमें से किसी और के घर का चूल्हा ना जले तो ऐसी हरियाली का क्या फायदा। जमीन ने फसल दी, पर साथ में एक नई परीक्षा भी भेजी। अब ये देखना था किशन उस फसल से सबका पेट भरेगा या सिर्फ अपना घमंड। अब राजपुर गांव के हर कोने से एक ही दृश्य साफ दिखाई देता था, किशन का खेत, जो बाकी सारे सूखे खेतों के बीच किसी हरियाली के द्वीप की तरह खड़ा था। जहां दूसरों के खेतों में धूल उड़ रही थी, वहीं किशन के खेत में पत्तियां लहरा रही थी। अब फसल काटी जा चुकी थी। किशन की झोपड़ी के बाहर टोकरियां भरी पड़ी थी। गंगा टोकरियों की ओर देखकर बोलती है, कितने सालों बाद ऐसा दिन देखा है जब आंगन में फसल की खुशबू फैली है। अब देखती रहो गंगा, ये सिर्फ शुरुआत है। अगली बार पूरा गांव मेरी खेती की बात करेगा। पर क्या तुम अकेले ही ये सब खाओगे? गांव के घरों में अभी भी चूल्हे नहीं जले हैं किशन। तुम्हारे खेत की हरियाली वहां तक क्यों नहीं पहुंची? तो क्या मैं बांट दूं ये सब? जब मैंने खेत बोया था तब कौन मेरे साथ था? सब तो मुझ पर हंसते थे। किशन पागल हो गया, सूखी जमीन पर फेंक रहा है। अब जब फसल आई है तो सबको हिस्सा चाहिए। गांव में एक चुप्पी थी। भूख अब घर घर में फिरने लगी थी। गली में बच्चों की आवाजें कम हो गई थी। रोटियों की खुशबू कहीं नहीं आती थी। हरिराम काका, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, वो भी भूखे पेट दिन गुजार रहे थे। एक सुबह कुएं के पास कुछ मर्द और महिलाएं चर्चा कर रहे थे। अब तो किशन से ही उम्मीद है, वो चाहे तो आधे गांव को अकेला खिला सकता है। पर वो सुने तब ना। अब तो ऐसा लगता है जैसे उसकी फसल ने उसके कान बंद कर दिए हैं। भूख जब पेट से उठकर आंखों पर आने लगती है ना, तब इंसान का घमंड भी जवाब दे देता है। शायद किशन का समय भी आएगा। उस दिन दोपहर को किशन खेत के किनारे फसल गिन रहा था। तभी गांव के कुछ किसान शंभू, दीनू और रघुवीर मिलकर किशन के पास पहुंचे। किशन भैया, हम माफी मांगने आए हैं। हम सब ने पहले तुम्हें समझा नहीं, ताने मारे, लेकिन अब हम भूखे हैं। हमारे घर में बच्चे रो रहे हैं। तुम हमें थोड़ा अनाज दे देते तो अच्छा होता। तो अब सबको किशन याद आ गया। उस वक्त तो कहते थे अंधा हो गया है, ये सूखी जमीन को बो रहा है, अब उसी खेत का अनाज चाहिए। भैया, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, 2 रोटियों का टुकड़ा दे दो। हमारी औरतें बेहाल हैं, बच्चे बीमार हैं। तेरा नाम तब और बढ़ेगा जब तू दूसरों का पेट भरेगा। नाम चाहिए तो दान करूं। मैं कोई साधु नहीं जो भिक्षा बांटे। मेहनत मैंने की, रात रात भर जागा, पानी ढोया और अब सबको मुफ्त में खिलाऊं। तीनों किसान चुप रहे। शंभू की आंखों में आंसू थे। रघुवीर ने अपना गमछा अपने कंधे पर डाला और चुपचाप वहां से चल पड़े। उनके पांव भारी थे, जैसे जमीन उन्हें रोक रही हो। उस रात को किशन खाना खा रहा था। तभी गंगा ने उसे कहा, फसल अच्छी हुई, ये अच्छी बात है किशन, लेकिन मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है। तुम अब वो आदमी नहीं रहे जो एक जोड़ी फट जाने पर हंस देते थे। अब तुम दूसरों की भूख देखकर मुस्कुराते हो। मैं वैसा नहीं हूँ गंगा। मैंने सब कुछ अपने दम पर किया है। जो भूखे हैं उन्हें भी कोशिश करना चाहिए थी। भूखे पेट में कोशिश कहाँ से आती है किशन? जिसे भरपेट खाना मिला है वही बांट सकता है, और तुझ में अब बांटने की जरा भी इच्छा नहीं बची। गंगा ने वो रात चुपचाप बाहर आंगन में बिताई। भोला उसके पास सोया और आसमान को देखता रहा। माँ, बाबा बहुत बड़े किसान बन गए हैं ना? हाँ बेटा,
पर इंसान बनना अभी बाकी है। अगली सुबह किशन खेत में अकेला बैठा था। जैसे ही किशन ने खेत की मिट्टी को हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ कि वो मिट्टी अब हल्की नहीं रही, जैसे हरियाली के नीचे कोई बोझ दबा हो। तभी उसकी नजर मेड़ के पार एक दृश्य पर पड़ी। हरिराम काका नंगे पांव कांपते हुए एक बाल्टी उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर किशन दौड़कर हरिराम काका के पास आया। काका, ये क्या कर रहे हो आप? मैं ला देता हूँ पानी। तेरे खेत की हरियाली देख रहा था बेटा, और सोचा शायद अब तू मेरे घर तक कोई सब्जी भेजेगा, पर नहीं आई। इसीलिए मैं खुद ही खेत की मेड़ पार कर आया। काका, मैं... कुछ मत बोलो बेटा, अब तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि भूख इज्जत नहीं देखती और जमीन कभी किसी की नहीं होती। वो बस देखती है कौन प्यार बोता है और कौन घमंड। इतना कहकर हरिराम काका चले गए। किशन की मुट्ठी में मिट्टी रह गई, पर अब वो मिट्टी गर्म थी, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। अब किशन का खेत हर दिन हरा होता जा रहा था, पर उसका घर धीरे धीरे सूना होने लगा था। टोकरियां भरी थी, लेकिन बातें कम थी। आंगन में पत्ते झड़ते थे और रिश्ते भी। एक दिन सुबह गंगा पानी भरकर घर लौटी और मन ही मन बोल रही थी, सारा गांव मुंह मोड़ चुका है हमसे। कभी कभी सोचती हूँ, क्या सच में खेत हरियाली से भरे हैं या बस घमंड की घास उगाई है। तभी भोला वहाँ पर आकर कहता है, माँ, बाबा फिर अकेले खेत पर चले गए। हाँ बेटा, अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं, ना मेरी ना तेरी और ना ही गांव की। दूसरी ओर किशन अपने खेत के बीच खड़ा है। धूप तेज है, लेकिन वो फसल को देखकर संतुष्ट है और अपने आप से बोलता है, जिस मिट्टी ने कभी चुप्पी साधी थी, अब वही मेरे पैरों के नीचे बिछी है। मैंने इसे जीता है और अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। परंतु उसी समय खेत के एक कोने से अजीब सी सूखी घास जलने जैसी सिसकती हुई आवाज आई। किशन दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा एक हिस्से की फसल पीली पड़ चुकी थी। नहीं नहीं, ये कैसे हुआ? पानी तो बराबर दिया था और खाद भी, तो फिर क्यों सूख रही है ये जमीन? पीछे से वही साधु की रहस्यमय आवाज आती है, जो पहले एक बार आई थी। मिट्टी कभी सिर्फ पानी से नहीं फलती बेटा, उसमें अगर प्यार ना हो तो वो हरियाली को भी राख बना देती है। किशन चौंक कर पीछे मुड़ता है, तभी उसे पीपल के नीचे साधु बैठे दिखते हैं। फिर आप फिर आ गए? मैं कभी गया ही नहीं, मैं वहीं होता हूँ जहाँ इंसान घमंड के खेत बोता है और पछतावे की कटाई करता है। किशन धीरे धीरे उनके पास बैठ गया। अब उसकी आंखों में ना क्रोध था ना गर्व, सिर्फ उलझन थी। साधु महाराज, क्या मेरी मेहनत गलत थी? क्या मैंने जो फसल उगाई वो भी मेरा अपराध बन गई? मेहनत तो पवित्र होती है किशन, लेकिन जब मेहनत के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वो श्राप बन जाती है। तूने खेत को हरा किया पर दिलों को उजाड़ दिया, तूने पेट भरा पर रिश्तों को भूखा रखा। किशन बिना कुछ बोले नीचे की ओर देखता रहा। याद है तूने कहा था मेरे खेत की मिट्टी मेरी है, पर तू भूल गया कि जमीन कभी किसी की नहीं होती, वो सिर्फ उन्हें देती है जो देने की भावना से बोते हैं। अब मैं क्या करूं साधु महाराज? अब उस हिस्से को सींच जहां सूखापन सबसे ज्यादा है, और वो सूखापन है तेरा परिवार, तेरे रिश्ते और तेरे गांव का विश्वास। साधु इतना कहकर वहां से चले गए, लेकिन किशन वहीं पर बैठा रहा। शाम के समय गंगा घर पर दिया जला रही थी। कभी सोचा नहीं था इतनी रोशनी के बाद भी इस घर में इतना अंधेरा लगेगा। किशन धीरे धीरे दरवाजे से भीतर आता है। बाबा, आप आ गए, मैं आपको बुलाने आने वाला था। अब मैं हर दिन आऊंगा बेटा। अब सिर्फ खेत नहीं, तुम्हारा सिर भी सहलाना है मुझे। क्या हुआ? आज तुम्हारी आवाज हल्की लग रही है।
आज मिट्टी ने जवाब दिया है गंगा। उसने कहा, अब और नहीं, अब बांटना ही होगा। उस रात किशन बहुत देर तक नहीं सोया। वो घर के बाहर बैठा रहा। आंखों में आत्म मंथन था और मन ही मन बोलने लगा। अब खेत की जड़ों में नहीं, गांव के दिलों में बीज बोने हैं मुझे। अगली सुबह गांव की गलियों में हलचल होने लगी। लोगों को खबर मिली, किशन ने अपनी फसल की 1/3 हिस्सा बांटने का ऐलान किया है। हर घर के नाम एक टोकरी, बिना मांगे और बिना डर के। क्या वो किशन खुद देने आया टोकरियां? हमें तो लगा था कि उसके खेत के साथ उसका दिल भी सूख गया है, पर लगता है अब वहाँ भी हरियाली उगाई है। किशन खुद लोगों के घर गया। शंभू, दीनू, हरिराम काका सबके पास। किशन हरिराम काका के घर पर आकर कहता है, काका, ये मेरे खेत की नहीं, आपकी सीख की फसल है। आपने जो बोया था, आज वो कर्ज चुकाने आया हूँ। अब तू सच्चा किसान बना है किशन, क्योंकि अब तेरे हाथ सिर्फ मिट्टी से नहीं, सच्चाई से सने हैं। गांव में पहली बार एक साथ खुशबू, हरियाली और उम्मीद। किशन का खेत अभी भी हरा था, पर अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कई किसान भी थे। अब किशन के घर पर गांव के बच्चे खेलने भी आते थे और गांव वाले किशन के परिवार का हालचाल भी पूछने आया करते थे। किशन ने जो बांटा वो सिर्फ अनाज नहीं था, वो भरोसा था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात प्रायश्चित था। उस सुबह किशन अपने घर के आंगन में बैठा, हाथ में मिट्टी की ढेली लिए कुछ सोच रहा था। गंगा भी किशन के पास बैठी थी। आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर शांति दिखी है, जैसे अब तुम कुछ जीतना नहीं चाहते, बस संभालना चाहते हो। सच कहूँ तो अब समझ आया, जमीन बोने से पहले दिल बोना पड़ता है। अगर दिल सूखा हो तो खेत चाहे कितना भी हरा हो, सुकून नहीं मिलता। वो अब तुमने बो भी दिया है और सींच भी लिया। अब बस इस हरियाली को अपने अंदर जिंदा रखना। गांव के लोग किशन को अब भाई, बेटा, साथी और गौरव की नजरों से देखने लगे थे। वो किशन जो कभी अकेला पड़ा था, अब सबके बीच खड़ा था। दूसरी सुबह को गांव के चौपाल पर सभा लगी, जहां गांव वाले हरिराम काका और किशन वहां पर बैठे थे। शंभू, दीनू और रघुवीर उस सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, भाइयों, जो बात हम आज कहने जा रहे हैं वो हर एक घर की तरफ से है। हम सबने देखा कि जब हमारा घर सूखा था तब किशन ने हमें सींचा। हमने शायद पहले उसे नहीं समझा, पर उसने हमें समझा और अब वक्त है कि हम उसके खेत को अकेला ना रहने दें। आज हम सब मिलकर तय करते हैं कि किशन का खेत अब गांव का खेत कहलाएगा, क्योंकि उस मिट्टी में अब सबकी भूख, सबकी मेहनत और सबका सम्मान शामिल है। किशन खड़ा होता है और कहता है, मैं कुछ नहीं कह पा रहा, बस इतना जानता हूँ कि मैंने जो खोया था वो सब मुझे वापस मिल गया है, पर इस बार ज्यादा गहराई से मिला है। उस दिन गांव के हर घर से एक एक सदस्य आया और किशन के खेत में एक एक पौधा लगाया। हर पौधे के पास एक नाम का पत्थर रखा गया, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का भाई। खेत अब सिर्फ फसल नहीं, यादों और रिश्तों का घर बन चुका था। अगले दिन सुबह किशन को साधु पीपल के नीचे फिर बैठे दिखे। किशन उनके पास जाकर बैठ जाता है। साधु महाराज, अगर आप ना होते तो मैं शायद कभी समझ ही नहीं पाता कि खेती सिर्फ जमीन में नहीं, आत्मा में भी होती है। अब तू किसान नहीं, जगाने वाला बन गया है किशन। तेरे खेत की मिट्टी ने तुझे माफ किया और तूने खुद को भी। अब इस हरियाली को बांटते रहे ताकि भूख दोबारा लौट कर ना आए, ना जमीन में और ना दिल में। वर्ष बीतते गए। किशन का खेत अब सिर्फ अनाज नहीं उगाता था, वहाँ गांव के बच्चे बच्चे खेल मेले में खेलते और हर साल नई पीढ़ी वहाँ आकर सीखती थी कि घमंड की फसल ज्यादा दिन नहीं टिकती, पर अगर दिल में मिट्टी की इज्जत हो तो सब कुछ फिर से उग सकता है। भोला बड़ा हो चुका है, वो खेत के बीच खड़े होकर अपने बेटे को सिखा रहा है। बेटा, इस जमीन को कभी मत डराना,
और कभी इस पर हक मत जमाना। बस मेहनत करना और जो बचे उसे बांटना। यही तेरे दादा किशन की असली विरासत है। कभी घमंड से सुनी हुई जमीन ने अब संवेदनाओं से भीगना सीख लिया था और खेत का नाम अब भी उसी पत्थर पर खुदा था, गांव का खेत, जहां हर दिल उगता है।